भारत में लगभग 22% लोग एक ऐसी खामोश समस्या से जूझ रहे हैं जिसके बारे में बात करने में या तो झिझक होती है या फिर इसे रोजमर्रा की एक बस मामूली सी परेशानी मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सही कहा। और 22% मतलब ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कब्ज या गट हेल्थ से जुड़ी समस्या हमारे समाज में बहुत कॉमन है। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण भेद है जिसे समझना जरूरी है। किसी चीज के कॉमन होने का मतलब उसका नॉर्मल होना बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही अहम शुरुआत है। मतलब इस चौंकाने वाले आंकड़े के पीछे ना एक गहरी सच्चाई छुपी है। आज के हमारे जो स्रोत हैं वो कुछ बेहद विस्तृत और दिलचस्प मेडिकल नोट्स हैं जो गट हेल्थ यानी आंतों के स्वास्थ्य और कब्ज के विषय पर आधारित हैं। जी। इस डीप डाइव का उद्देश्य सिर्फ एक बीमारी के लक्षणों को गिनाना नहीं है, बल्कि ये डिकोड करना है कि कब्ज केवल पेट की परेशानी क्यों नहीं है। अच्छा। विज्ञान को आज समझने वाले हैं। मुझे लगता है अक्सर जब मेडिकल डायग्नोसिस की बात होती है ना, तो हम एक तरह की इंजीनियरिंग वाली सटीकता की उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, लोग यही चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी की हड्डी टूट गई, एक्सरे हुआ, उसमें वो टूटी हुई सफेद लाइन साफ दिख गई और मामला वहीं सुलझ गया। हाँ, वो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट होता है। डॉक्टर इशारा करके कह देते हैं कि भाई समस्या यहाँ है। ये बहुत ही स्पष्ट और बाइनरी होता है, चीजें या तो है या नहीं है। इंसानी दिमाग को ऐसे ही स्पष्टता पसंद आती है। मतलब हम चाहते हैं कि हर शारीरिक समस्या को किसी निश्चित खांचे में फिट किया जा सके। लेकिन जब हम पाचन तंत्र, गट हेल्थ और हमारे शरीर के अंदरूनी इकोसिस्टम की दुनिया में कदम रखते हैं ना, हाँ, तो चीजें बदल जाती हैं। बिल्कुल। तब वो एक्सरे मशीन वाला तर्क पूरी तरह से फेल हो जाता है। अच्छा। हम एक ऐसे डायग्नोस्टिक परिदृश्य में प्रवेश करते हैं जो काफी धुंधला और पेचीदा है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोतों को देखने के बाद सबसे पहली बात जो सामने आती है वो ये है कि समाज में कब्ज को लेकर एक बुनियादी गलतफहमी है। हाँ, बहुत बड़ी गलतफहमी है। आम धारणा तो यही बनी हुई है कि कब्ज का सीधा सा मतलब है कि किसी का पेट 1 या 2 दिन तक साफ नहीं हुआ। लोग बस इस कैलेंडर पे दिन गिनने लगते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब दिन गिनने लगते हैं। और यही वो बिंदु है जहां से पूरी भ्रांति शुरू होती है। स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से इस मिथक को तोड़ते हैं कि कब्ज सिर्फ फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति का गणित है। तो ये सिर्फ दिन गिनने का खेल नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसमें मल यानी स्टूल की कंसिस्टेंसी और उसे पास करने में होने वाली शारीरिक तकलीफ भी उतनी ही अहम भूमिका निभाती है। समझ रही हूँ। अगर कोई व्यक्ति रोजाना मोशन जा रहा है लेकिन वो पूरी प्रक्रिया बहुत दर्दनाक है, मल अत्यधिक सख्त है या हमेशा ये महसूस होता है कि पेट पूरी तरह साफ नहीं हुआ, तो वो भी कब्ज है? हाँ, तो मेडिकल साइंस की नज़र में वो भी कब्ज की ही श्रेणी में आता है। ये बात ना मुझे एक बड़े शहर के ट्रैफिक जैम की याद दिलाती है। अच्छा, कैसे? इसे एक हाईवे की तरह सोचिए। ट्रैफिक जैम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सड़क पर अनगिनत गाड़ियां खड़ी हैं। सही बात है। अगर सड़क पर गाड़ियां कम हैं लेकिन वे खटारा हैं, बार बार रुक रही हैं और धक्के खाकर चल रही हैं, तो भी वो जाम ही कहलाएगा ना? बिल्कुल। असली पैमाना ये है कि हाईवे पर फ्लो कितना स्मूथ है, गाड़ियां कितनी आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच रही हैं। ये फ्लो और स्मूथनेस का उदाहरण पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से स्पष्ट करता है। शुक्रिया। इसी के साथ एक और पुराना मिथक टूटता है जो ये कहता है कि रोजाना मोशन आना ही स्वस्थ होने का एकमात्र पैमाना है। हाँ, ऐसा ही तो सिखाया जाता है बचपन से। जी, लेकिन हमारे स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि हर इंसान की एक अलग बॉडी क्लॉक होती है। हर शरीर का अपना एक अनूठा रिदम होता है। मतलब हर किसी का पेट अलग तरह से काम करता है। हाँ, किसी की शारीरिक प्रणाली के लिए दिन में 1 बार जाना सामान्य हो सकता है, तो किसी और के लिए हफ्ते में सिर्फ 3 बार जाना पूरी तरह से प्राकृतिक हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक दूं। जी, पूछिए। मान लीजिए कि किसी इंसान का पेट रोज साफ नहीं होता, वो शायद 2 या 3 दिन में 1 बार जाता है, लेकिन उसे इस पूरी प्रक्रिया में कोई खिंचाव, दर्द या तकलीफ महसूस नहीं होती। उसका फ्लो एकदम स्मूथ है। तो क्या वो व्यक्ति भी उन 22% लोगों की श्रेणी में आएगा? स्रोतों के आधार पर इसका सीधा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। अगर उस व्यक्ति का अपना प्राकृतिक बॉडी रिदम 2 या 3 दिन का है और स्टूल पास करने में कोई असुविधा नहीं है, कंसिस्टेंसी बिल्कुल सामान्य है, तो वो बीमार नहीं है? जी, वो चिकित्सकीय रूप से कब्ज नहीं है। यही कारण है कि इसे सिर्फ कैलेंडर के नजरिए से देखना एक अधूरी तस्वीर पेश करता है। तो हमें
कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और जब ये स्पष्ट हो जाता है कि असली समस्या दर्द और कंसिस्टेंसी है, तो हमें ये खोजना पड़ता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। 22% का ये विशाल आंकड़ा रातों रात तो पैदा नहीं हुआ होगा। बिल्कुल नहीं, इसमें समय लगा है। अगर हम आधुनिक जीवन शैली को देखें तो ये स्पष्ट होता है कि हम अपनी ही आंतों के खिलाफ एक तरह का युद्ध लड़ रहे हैं। सही कहा आपने। और इस टकराव को समझने के लिए हमें थोड़ा फिजियोलॉजी में जाना होगा। जी बताइए। हमारे कोलन यानी बड़ी आंत का मुख्य काम होता है पानी सोखना। जब पचा हुआ भोजन बड़ी आंत तक पहुंचता है तो वो पूरी तरह से तरल अवस्था में होता है, लिक्विड फॉर्म में। हाँ, आंत उस तरल में से पानी सोखकर उसे ठोस रूप देती है। ये उसका प्राकृतिक कार्य है। मतलब वो एक स्पंज की तरह काम कर रही है, जो भी नमी मिलती है उसे खींच लेती है। बिल्कुल सटीक। और इसी स्पंज वाले प्रभाव के कारण परेशानी शुरू होती है। कैसे? अगर कोई दिन भर में पर्याप्त पानी नहीं पी रहा है, जो कि आज के बिजी शेड्यूल में बहुत आम है। हाँ, लोग भूल ही जाते हैं पानी पीना। बिल्कुल। और उसके खाने में फाइबर नाम मात्र का है, तो आंतें क्या करेंगी? वे तो अपना काम जारी रखेंगी ना। वो तो पानी सोखती रहेंगी। हाँ, वे उस बचे कुचे भोजन से सारा का सारा पानी सोख लेंगी, जिसका नतीजा ये होता है कि मल पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। बाप रे। लेकिन बात सिर्फ पानी की कमी पर खत्म नहीं होती, मुझे लगता है। जी। मैं इसे एक वॉशिंग मशीन के उदाहरण से देखना पसंद करती हूँ। अच्छा, वॉशिंग मशीन। हाँ, मतलब मान लीजिए मशीन में कपड़े डाल दिए और पानी भी भर दिया। लेकिन अगर मशीन का वो जो गोल गोल घूमने वाला मोशन है, जिसे हम स्पिन कहते हैं, हाँ, स्पिन मोटर, अगर वही काम ना करे तो कपड़े धुलेंगे नहीं, बस पानी में पड़े रहेंगे। हमारे शरीर में भी तो ऐसा ही कुछ होता है ना। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आंतों के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही एक स्पिन या मोशन होता है। अच्छा। मेडिकल भाषा में इस गतिशीलता को पेरिस्टालिसिस कहते हैं। पेरिस्टालिसिस। हाँ, ये मांसपेशियों की एक लयबद्ध लहर जैसी गति होती है जो सब कुछ आगे की तरफ धकेलती है। जैसे एक टूथपेस्ट की ट्यूब को पीछे से दबाकर पेस्ट आगे निकाला जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही। जब तक ये पेरिस्टालिसिस सही से काम कर रहा है सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन हमारी जो सेडेंट्री हैबिट्स हैं, मतलब बैठे रहने की आदत, हाँ, यानी घंटों तक लैपटॉप के सामने एक ही कुर्सी पर जमे रहना, ये इस गति को धीमा कर देती है। अच्छा, तो बाहर का मूवमेंट अंदर के मूवमेंट से जुड़ा है? बिल्कुल। शरीर का बाहरी मूवमेंट सीधे तौर पर आंतों के अंदरूनी मूवमेंट से जुड़ा होता है। जब शरीर स्थिर हो जाता है तो आंतें भी सुस्त पड़ जाती हैं। और स्रोतों में ये भी बताया गया है कि सिर्फ बाहरी स्थिरता ही नहीं बल्कि अंदरूनी बीमारियां भी इस पेरिस्टालसिस को रोक सकती हैं। जी, बिल्कुल रोक सकती हैं। जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म और IBS। लेकिन अक्सर लोग इन भारी शब्दों को सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम गहराई में जाएं तो एक थायराइड की समस्या पेट को कैसे जाम कर सकती है? इस तंत्र को समझना बहुत जरूरी है। थायराइड ग्रंथि असल में हमारे शरीर का पेसमेकर है। पेसमेकर मतलब स्पीड तय करता है? हाँ, ये हार्मोन रिलीज करती है जो ये तय करते हैं कि शरीर का मेटाबॉलिज्म कितनी तेजी से काम करेगा। जब किसी को हाइपोथायराइडिज्म होता है तो ये हार्मोन कम बनते हैं। अच्छा। इसका सीधा असर आंतों की स्मूथ मांसपेशियों पर पड़ता है। जब मेटाबॉलिज्म धीमा होता है तो वो लहर जैसी पेरिस्टालसिस गति भी बहुत धीमी हो जाती है। मतलब पूरा शरीर ही स्लो हो जाता है? जी, शरीर का हर अंग एक स्लो मोशन में काम करने लगता है। और IBS के मामले में क्या होता है? मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम? IBS के मामले में समस्या धीमी गति की नहीं है। तो फिर क्या है? यह मिसकम्युनिकेशन की समस्या है। दिमाग और आंतों के नर्वस सिस्टम के बीच सिग्नल बिगड़ जाते हैं। अच्छा, सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं। हाँ, एक सुचारू लहर पैदा करने के बजाय आंतों की मांसपेशियां बेतरतीब ढंग से ऐंठने या सिकुड़ने लगती हैं। अरे, इसे स्पाज्म कहते हैं। इन ऐंठनों के कारण मल आगे नहीं बढ़ पाता और वहीं फंसा रह जाता है। इस मिसकम्युनिकेशन की बात से हम उस विषय पर आते हैं जो विज्ञान के सबसे रोमांचक क्षेत्रों में से एक है, गट ब्रेन एक्सिस। बिल्कुल, गट ब्रेन एक्सिस। श्रोतों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि कैसे मानसिक तनाव सीधे पेट को प्रभावित करता है। जी। अक्सर ऐसा लगता है कि पेट और दिमाग दो अलग अलग दुनिया हैं, लेकिन असल में वे एक दूसरे से लगातार बात कर रहे हैं। वे सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, वे एक दूसरे को नियंत्रित कर रहे हैं। अच्छा। ये वेगस नर्व नाम के एक विशाल सूचना राजमार्ग के जरिए सीधे हमारे मुख्य दिमाग से जुड़ा होता है। तो
जब कोई इंसान भारी तनाव में होता है, मान लीजिए कि ऑफिस में कोई बड़ा प्रेजेंटेशन है या कोई निजी संकट है, तो ये दूसरा दिमाग कैसे प्रतिक्रिया देता है? बहुत दिलचस्प सवाल है। जब तनाव होता है तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। कॉर्टिसोल। ये हार्मोन शरीर को फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो मोड में डाल देता है। हाँ, जो हमें खतरे से बचाता है। बिल्कुल। ऐतिहासिक रूप से ये शरीर को किसी खतरे से बचाने का तरीका है। ऐसे में दिमाग तय करता है कि खाना पचाना इस वक्त जरूरी नहीं है। अच्छा। तो वो डाइजेशन रोक देता है। हाँ? ऊर्जा को मांसपेशियों की तरफ भेजो ताकि भागा जा सके। नतीजा ये होता है कि आंतों में खून का प्रवाह कम हो जाता है। अरे बाप रे। पाचन धीमा पड़ जाता है और वो पेरिस्टाल्सिस गति लगभग रुक जाती है। ये एक बहुत ही अद्भुत लेकिन परेशान करने वाला मैकेनिज्म है। जी बिल्कुल। इसका मतलब है कि जब सिस्टम इस तरह से पूरी तरह रुक जाता है तो लोग अक्सर तुरंत राहत ढूंढने के लिए भागते हैं। हाँ, लोग पैनिक कर जाते हैं। और यहीं से हम उपचार की दुनिया में प्रवेश करते हैं, क्योंकि जब प्राकृतिक प्रक्रिया रुक जाती है तो इंसान मेडिकल स्टोर जाकर कोई ऐसा केमिकल या लैक्सेटिव ले आता है जो बस रातों रात पेट साफ कर दे। हाँ, ये तो थके हुए घोड़े को चाबुक मारने जैसा लगता है मुझे। ये तुलना काफी सटीक है। मतलब स्रोत बहुत ही सख्त चेतावनी देते हैं कि लैक्सेटिव का लंबे समय तक इस्तेमाल एक खतरनाक जाल है। खतरनाक जाल कैसे? लैक्सेटिव असल में आंतों की परत को इरिटेट करते हैं या उसमें जबरदस्ती पानी खींचते हैं ताकि मल बाहर निकल सके। लेकिन जब ये बार बार किया जाता है तो आंतों की नसें सुन्न पड़ने लगती हैं। अच्छा, वो काम करना ही बंद कर देती हैं। हाँ, आंतें ये मान लेती हैं कि अब उन्हें खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई बाहरी रसायन उनके लिए काम कर रहा है। तो शरीर पूरी तरह से उस दवा पर निर्भर हो जाता है। बिल्कुल। तो फिर प्राकृतिक कार्यप्रणाली को वापस कैसे लाया जाए? यहाँ पे बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। जी। क्योंकि स्रोतों में सबसे पहले बुनियादी लाइफस्टाइल बदलावों की बात की गई है और उसके बाद होम्योपैथी के मैनेजमेंट का गहरा विश्लेषण किया गया है। लाइफस्टाइल बदलाव हमेशा पहली सीढ़ी होते हैं। स्रोतों में वार्म वाटर थेरेपी का जिक्र है, जहां सुबह उठकर हल्का गर्म पानी पीना आंतों को जगाने का काम करता है। हाँ, ये तो कई घरों में रोज सुबह होता है। जी। और डाइट में हाई फाइबर फल, विशेष रूप से पपीता और अमरूद शामिल करने की सलाह दी गई है। पपीता और अमरूद? हाँ, फाइबर एक झाड़ू की तरह काम करता है जो आंतों की दीवारों को साफ करता है और मल को थोक या बल्क देता है, ताकि पेरिस्टाल्सिस उसे आसानी से आगे धकेल सके। बिल्कुल सही। इसके अलावा पवन मुक्तासन जैसे योगासन आंतों की भौतिक रूप से मालिश करते हैं और फंसी हुई गैस को बाहर निकालते हैं। लेकिन जब किसी का सिस्टम इतना सुस्त हो चुका हो कि ये उपाय भी काम ना करें, तब लोग होम्योपैथी की तरफ देखते हैं। हाँ, और होम्योपैथी के बारे में अक्सर ये धारणा होती है कि ये बस एक प्राकृतिक लैक्सेटिव है, जो कि सच नहीं है। हाँ, स्रोतों को पढ़ने पर ऐसा लगता है कि इसका काम करने का तरीका पूरी तरह से अलग है। ये शरीर को जबरदस्ती फ्लश आउट नहीं करता। होम्योपैथी की कार्यप्रणाली को समझना बहुत जरूरी है। ये लैक्सेटिव की तरह आंतों को इरिटेट नहीं करती। तो फिर ये काम कैसे करती है? इसका दृष्टिकोण होलिस्टिक या समग्र है। होम्योपैथिक दवाएं नर्वस सिस्टम को एक बहुत ही सूक्ष्म संकेत या माइक्रोस्टिमुलस देती हैं। माइक्रोस्टिमुलस? जी। वे शरीर को ये याद दिलाती हैं कि उसका प्राकृतिक रिदम क्या था। अच्छा, मतलब वो उसे वापस सिखाती हैं काम करना। बिल्कुल। वे उस एंटायरिक नर्वस सिस्टम को वापस सक्रिय करती हैं ताकि आंतें अपनी मेहनत खुद करना शुरू करें। ये बात स्रोतों में दी गई विशिष्ट दवाओं के विवरण से और भी साफ हो जाती है। उदाहरण के लिए उसमें नक्स वोमिका नाम की दवा का जिक्र है। इस दवा का विवरण बहुत ही सटीक है। नक्स वोमिका मुख्य रूप से उन लोगों के लिए बताई गई है जो अत्यधिक सेडेंट्री जीवन जीते हैं। मतलब जो दिन भर बैठे रहते हैं। हाँ, और चाय, कॉफी या अन्य स्टिमुलेंट्स का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं। अरे, ये तो आज के कॉर्पोरेट वर्क कल्चर का एकदम सही वर्णन है। बिल्कुल। लगातार कुर्सियों पर जमे रहना और कैफीन के सहारे नर्वस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखना। इसी वजह से उनका नर्वस सिस्टम अति उत्तेजित और थका हुआ हो जाता है। नक्स वोमिका उस तनावग्रस्त नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद करती है ताकि आंतें अपने प्राकृतिक पेरिस्टाल्सिस को वापस पा सकें। अच्छा, और दूसरी तरफ स्रोतों में ब्रायोनिया का भी उल्लेख है। हाँ, ब्रायोनिया।
ये तब इस्तेमाल होती है जब समस्या नर्वस सिस्टम की नहीं बल्कि अत्यधिक सूखेपन की हो, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। जब मल इतना सूखा और पत्थर जैसा हो कि शरीर की म्यूकस झिल्ली में कोई नमी ही ना बचे, यह दवा शरीर को उस अंदरूनी नमी को वापस लाने के लिए प्रेरित करती है। जी। और तीसरी दवा जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो है एल्यूमिना। एल्यूमिना का उपयोग उन गंभीर स्थितियों में किया जाता है जहां रेक्टम यानी मलाशय में पूरी तरह से निष्क्रियता आ गई हो। निष्क्रियता मतलब वो काम ही नहीं कर रहा। हाँ, ऐसा अक्सर तब होता है जब मल सॉफ्ट होने के बावजूद वहां के लोकल नर्व एंडिंग्स दिमाग को ये सिग्नल ही नहीं भेज पाते कि पेट साफ करने का समय आ गया है। अरे वाह! ये दवा उस माइंड मसल कनेक्शन को फिर से स्थापित करने का काम करती है। इस पूरी चर्चा से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि होम्योपैथी व्यक्तिगत या इंडिविजुअलाइजेशन के सिद्धांत पर काम कर रही है। जी बिल्कुल। मतलब 10 लोगों को कब्ज हो सकता है, लेकिन उन 10 का इलाज अलग होगा क्योंकि उनके कब्ज का कारण अलग है। एकदम सही। कोई तनाव में है, किसी की आंतें सूखी हैं और किसी के सिग्नल काम नहीं कर रहे। ये सिर्फ बीमारी के नाम का इलाज नहीं कर रही, बल्कि उस इंसान की आदतों और शारीरिक बनावट का इलाज कर रही है। ये होम्योपैथी का सबसे मजबूत स्तंभ है और इसी वजह से स्रोतों में एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी गई है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। चेतावनी यह है कि बिना किसी योग्य प्रैक्टिशनर या डॉक्टर की सलाह के इनमें से कोई भी दवा खुद से नहीं लेनी चाहिए। हाँ, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक विशेषज्ञ ही ये डिकोड कर सकता है कि किस व्यक्ति का तंत्र किस कारण से रुका हुआ है। खुद अपना डॉक्टर बनना हमेशा जोखिम भरा होता है। जी। अब अगर हम इस पूरी यात्रा को एक कदम और आगे ले जाएं, मान लीजिए किसी ने अपनी जीवन शैली सुधार ली, सही इलाज लिया और उसका सिस्टम फिर से स्मूथ हो गया। क्या ये कहानी का अंत है? मतलब क्या ये ऐसा है कि एक बार समस्या सुलझ गई तो वो हमेशा के लिए खत्म हो गई? अगर हम इसको बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो गट हेल्थ कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां आप एक बार पहुंच गए तो हमेशा वहीं रहेंगे। अच्छा। ये एक निरंतर चलने वाली पारिस्थितिकी है जिसका रोज ख्याल रखना पड़ता है। तो इसे मेंटेन कैसे करें? लंबे समय के बचाव के लिए स्रोतों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमें अपने गट ब्रेन एक्सेस को पोषित करना होगा। इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट, ध्यान यानी मेडिटेशन और रोजमर्रा के तनाव को कम करना शामिल है। और शारीरिक स्तर पर? शारीरिक स्तर पर 3 सुनहरे नियम हैं। कौन से? पहला, हाइड्रेशन, पर्याप्त पानी पीना ताकि आंतों की नमी कभी खत्म ना हो। जी। दूसरा, फाइबर, मतलब प्लेट को सलाद और साबुत अनाज से भरना जो आंतों का झाड़ू है। झाड़ू, हाँ। और तीसरा है रूटीन, बाउल हैबिट्स का एक निश्चित समय तय करना। समय तय करना क्यों जरूरी है? क्योंकि शरीर को अनुशासन पसंद है। जब उसे एक तय समय की आदत पड़ जाती है तो वो उसी अनुसार अपने हार्मोन्स और गतिशीलता को सेट कर लेता है। लेकिन हर बार समस्या केवल लाइफस्टाइल की नहीं होती, है ना? जी। कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं जब किसी को सिर्फ पपीता खाने या पानी पीने का इंतजार नहीं करना चाहिए। स्रोतों में कुछ रेड फ्लैग्स या खतरे के संकेतों का भी जिक्र है। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ। अगर मोशन के दौरान कोई ब्लीडिंग होती है, अगर अचानक बिना किसी कारण के वजन कम होने लगता है, सडन वेट लॉस, हाँ, या पेट में असहनीय और तेज दर्द उठता है, तो ये संकेत बताते हैं कि समस्या सिर्फ धीमी गति की नहीं है। तो ये क्या हो सकता है? ये किसी गंभीर अंतर्निहित बीमारी जैसे कि आंतों में रुकावट या सूजन का संकेत हो सकता है। ओहो। ऐसे मामलों में तुरंत एक विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क करना अनिवार्य है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? अगर हम आज की इस गहन चर्चा को समेटें तो एक बात स्पष्ट है कि कब्ज या आंतों की सेहत सिर्फ मल त्यागने के यांत्रिक विज्ञान के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अपने शरीर के अनुशासन का सम्मान करने के बारे में है। और ये समझने के बारे में है कि कब्ज सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी और पेरिस्टाइलसिस की अहमियत उससे कहीं ज्यादा है। सही कहा। हमने ये भी देखा कि कैसे दवाइयों का होलिस्टिक दृष्टिकोण सिर्फ बीमारी को नहीं बल्कि पूरे व्यक्ति के नर्वस सिस्टम को देखता है। जी। और कैसे हाइड्रेशन तथा फाइबर हमारे शरीर के बुनियादी ईंधन हैं। यह जानकारी इसलिए भी अहम है क्योंकि गट हेल्थ सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहती। ये इंसान के मूड, उसकी ऊर्जा, निर्णय लेने की क्षमता और उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए एक गेम चेंजर है। अंदरूनी सिस्टम स्मूथ होता है
तो बाहर की दुनिया में भी इंसान ज्यादा स्पष्ट और ऊर्जावान महसूस करता है। गट हेल्थ सच में हमारे समग्र स्वास्थ्य का, हमारे शारीरिक और मानसिक संतुलन का सबसे सच्चा आईना है। आज के इस डीप डाइव को समाप्त करते हुए एक विचार मेरे जहन में आता है। क्या? शुरुआत में हमने ट्रैफिक जैम की बात की थी, जहां गाड़ियां फंसी हुई हैं। जी। स्रोतों से हमने गहराई से समझा कि कैसे गट ब्रेन एक्सिस, कोर्टिसोल और तनाव सीधे हमारे पाचन के उस ट्रैफिक को रोक देते हैं। बिल्कुल। अब जरा हमारी आज की जिंदगी पर गौर कीजिए। ये आधुनिक डिजिटल जिंदगी, जहां लगातार बजते फोन के नोटिफिकेशंस, अनगिनत ईमेल्स, सोशल मीडिया का शोर और काम का कभी न खत्म होने वाला दबाव दिमाग को एक पल के लिए भी शांत नहीं होने देते। ये तो हर किसी की कहानी है आज। तो क्या ये संभव है कि जो हमारा मानसिक डिजिटल ट्रैफिक जैम है, अच्छा, जहां हजारों विचार, चिंताएं और डेटा फंसे पड़े हैं, वही असल में कोर्टिसोल के जरिए नीचे जाकर हमारे शरीर का, हमारी आंतों का ट्रैफिक जैम बन रहा है? ये बहुत ही गहरा विचार है। इंसान जिन विचारों और तनाव को अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पा रहा है, क्या उसका शरीर भी उसी की नकल करते हुए अपने अंदर के कचरे को बाहर निकालने से रोक रहा है? क्या यह डिजिटल कब्ज ही हमारी शारीरिक कब्ज का असली जनक बन रहा है? ये वाकई सोचने वाली बात है। श्रोताओं के लिए ये मेरा आज का सवाल है। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। अपने शरीर की सुनिए, क्योंकि वो हमेशा कुछ न कुछ कह रहा होता है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें और जागरूक रहें।